आने वाले समय में बड़ी हादसाएं होती हुई मुझे दिखाई पड़ती है और युद्ध का क्या हालत मुझे दिखाई पड़ता है। इसी युद्ध के बारे में मैं 2025 में बात करता था, यानी अमेरिका के सर पे विनाश सवार है। ट्रंप भी बहुत जल्द ही अपनी कुर्सी को त्याग देगा। अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा ट्रंप। दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। आधी आबादी और दुनिया की आधी आबादी को खतरा कि अभी महीनों लग जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने वाला है। 2032 तक ये युद्ध को मैं आगे कंटिन्यू होता हुआ देखता हूँ। सन 2032 तक। सर, जैसा कि आपने बताया दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी, तो क्या ये इशारा कर रही है परमाणु हमले की तरफ? देखिए, न्यूक्लियर लीक आउट संभव है कि या तो परमाणु हमला है या तो परमाणु स्थानों पर कोई बड़ा हमला होकर के परमाणु रेडिएशंस का इस समाज में फैल जाना, जिससे बहुत भारी मात्रा में लोगों को क्षति दिखाई पड़ती है। 17 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। भारत और पाकिस्तान अभी दोनों शांत हैं, लेकिन 15 मई के आसपास भारत कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ। 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में हम कोई पॉलिटिशियन भी खो देंगे। चुनाव का इंतजार करिए। चुनाव के बाद महंगाई स्पाइक मारने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति बन जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, प्रिडिक्शन, और ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन जो बहुत ही खौफनाक होगी, बहुत ही डरावनी होगी। क्योंकि जो आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, उनका नाम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उनके आगे द डिक्टेटर लगता है। द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित आचार्य जी की। सुमित आचार्य जी ने 2025 में म्यांमार में भूकंप जो आया था, जनवरी में बता दिया था कि भूकंप आने वाला है। उनकी बहुत सारी भविष्यवाणी सच हुई, इसीलिए हमने आज उनको दोबारा इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सर, बुलाना ही था, क्योंकि जो पिछले पॉडकास्ट में बातें थी वो अधूरी रह गई थी सर। जी, बहुत सारी बातें जी, मैंने उसके बाद आपके पॉडकास्ट देखे। जी, उसमें आपने कई सारी बातें बताई जो मेरे पॉडकास्ट में रह गई, जी, जो मैंने मिस कर दिया, जी। लेकिन कुछ और पॉडकास्टर ने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे उन्हीं बातों को हम बढ़ाएंगे जी। और कुछ ऐसे फैक्ट्स लोगों के सामने स्टैब्लिश करेंगे जो लोगों का भविष्य सच में उज्जवल बना सकती है और लोगों का जान बचा सकती है। ओके। क्योंकि मूल रूप से जो मेरा उद्देश्य है पॉडकास्ट करने का, लोगों के सामने अपनी बातों को, धार्मिक बातों को व्यक्त करने का, वो यही है कि अगर कोई बड़ी त्रासदी आने वाली है आगामी भविष्य में, तो उस त्रासदी के बारे में लोगों को पहले सूचित कर दिया जाए। क्योंकि हमेशा से लोगों का ये बयान रहा है ज्योतिषाचार्यों को लेकर के कि सारे ज्योतिषाचार्य कहाँ चले जाते हैं जब कोई बड़ी त्रासदी आती है दुनिया पर। पलट गया था जब बालासोर में ट्रेन, तो लोगों ने कहा कि दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य कहाँ थे। जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ तो लोगों ने कहा दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य कहाँ थे, क्यों नहीं सूचित किया। तभी से मैंने ये सोचा कि अगर इंटरनेट पर लोग मुझे देखना पसंद करते हैं तो क्यों ना इस प्रकार से अपनी बातों को नेट पे रखूं कि डेट्स बता दूं एटलीस्ट कि इस महीने की अवधि पे आपको यात्रा नहीं करनी है, विमान दुर्घटना का योग है। जैसे 2025 से मैं ये बात कह रहा था, हर न्यूज़पेपर में भी छपवा के कि 28 जनवरी से 27 फरवरी फ्लाइट्स मत लेना, विमान हादसा का योग है। 28 जनवरी को पहला हादसा अजीत पवार जी का जी, होता है बिल्कुल और हुआ, उसके बाद डेफिनेटली हुआ। इतिहास में सबसे ज़्यादा विमान हादसे उस एक महीने की अवधि में होने लग गए जी, होने लग और गए। उसके बाद अभी सारी चीज़ें शांत हैं। आने वाले समय में कब बड़ी हादसाएं होती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं और युद्ध का क्या हालत मुझे दिखाई पड़ता है। इसी युद्ध के बारे में मैं 2025 में बात करता था,
तब लोग सोचते थे दुनिया तो पूरी तरह से शांत है, इस शांत दुनिया में युद्ध कहाँ, अमेरिका तो शांत बैठा है। मैंने कहा था, याद करिए, कि 28 जनवरी से पहले ही जनवरी के महीने में अमेरिका युद्ध में आएगा। हाँ और अमेरिका ने शुरुआत कर दिया 3 जनवरी को वेनेजुएला के ऊपर हमला करके, और उसके बाद लगातार से अमेरिका युद्ध में ही पड़ा हुआ है। कभी किसी के ऊपर हमला करता है, कभी किसी के ऊपर हमला करता है। इसीलिए कहते हैं, ना दृष्टि पूर्वाकेन ना श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी अमेरिका के सर पे विनाश सवार है, और उस विनाश को अमेरिका अब बुलाना चाहता है कि उसने ये युद्ध का मंजर छेड़ा और बड़े बड़े धर्म गुरुओं के ऊपर हमला करवाया और उनके बारे में ऐसी बातें उछाली कि उन्होंने उनका हत्या कर दिया, उन धर्म गुरुओं का हत्या कर दिया। अब इस तरह की बातें उछालना किसी धर्म गुरु के विपक्ष में बहुत बड़ा ही विध्वंस का कारण बन सकता है। पूरी समाज, पूरी सत्ता, पूरी दुनिया आज अमेरिका के विरोध में खड़ी है। वो तो है सर, क्योंकि जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प की बुद्धि उल्टी चल रही है। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि है। तो ट्रम्प की वजह से यूएसए बर्बाद होगा आने वाले टाइम में। कहते हैं जब किसी शासक को ये अनुमान लगता है कि जनता मेरा विद्रोह कर सकती है, तो शासक युद्ध छेड़ देता है, और वही युद्ध शासक ने छेड़ा। जब एप्स्टीन फाइल जैसी चीज दुनिया के सामने आई तो ट्रंप की कुर्सी हिलने लग गई, और उसे ये भय था कि मेरी कुर्सी मेरे हाथ से चली जाएगी, तो ट्रंप ने युद्ध छेड़ दिया। और ये पागलपन से भरा हुआ युद्ध इतना विध्वंसकारी है कि जो विरोध होना था, जो विद्रोह होना था, आज अमेरिका में वही विद्रोह छिड़ गया। ट्रंप भी बहुत जल्द ही अपनी कुर्सी को त्याग देगा। अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगा ट्रंप भी नहीं पूरा कर पाएगा, और हमारे देश में रेखा गुप्ता जी भी पूरा कार्यकाल करती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी भी, उनके ग्रहचाल इस प्रकार से संदेश देते हैं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ती हैं। अचानक किसी कारण से वो अपने पद से हटती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस्तीफा दे सकती है, कह सकते हैं, अपने पद से किसी कारण से अचानक हटती हुई दिखाई पड़ती है बीच में ही। सर जो युद्ध हो रहा है ईरान, यूएसए, इजराइल के बीच में, जी, आपको युद्ध को देखने का क्या नजरिया है? देखिए, मूल रूप से ये युद्ध शुरू कब हुआ? अग्नि पंचक योग का जब ग्रहण लगा इस वर्ष में, मूल रूप से मैंने 2019-2025 में जब मैंने एक वीडियो रिलीज़ करी थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब एक ही पक्ष में लगते हैं तो महाभारत के समय कैसा घटना घटा था, और वही महाभारत वाला घटना को इस समय रिलेट करता हुआ मैंने बताया कि दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। आधी आबादी और दुनिया की आधी आबादी को खतरा उस समय हुआ था। महाभारत के समय दुनिया की आधी आबादी साफ हो गई थी। तो इस बार भी उसी प्रकार का ग्रहण लगा, और ग्रहण लगा पश्चिम की तरफ। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया, यह ग्रहण पश्चिम में दिखाई दिया, और पश्चिम में ही विध्वंस मच रहा है। सीज फायर हुआ, सीज फायर नहीं चला, कुछ घंटों में दोबारा युद्ध शुरू हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के मैंने भविष्यवाणी करी थी कि अभी महीनों लग जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने वाला है। ग्लोबल स्केल पर, भारतीय स्केल पर नहीं बात कर रहा, ग्लोबल स्केल पर। जी न्यूज़ में डिबेट चली थी मेरी, जिसमें मेरे सभी सवाल किया गया था पिछले महीना, जब ये बात हुई थी कि 15 दिन में सभी ज्योतिषाचार्य कह रहे थे कि 10 से 15 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। मैंने कहा महीनों चलने वाला है, और वही बात देखिए, सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद वो वापस पुनः ये युद्ध जो है कंटिन्यू हो गया। 2032 तक ये युद्ध को मैं आगे कंटिन्यू होता हुआ देखता हूँ, सन 2032 तक। क्योंकि याद करिएगा 2025 में मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि जनवरी के महीने में पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था, और मैंने ये कहा था दुनिया जिस दिन को उस समय देखेगी वही परिस्थिति अगले 5 साल तक रिपीट होने वाली है। मैंने लोगों को कहा था कि अगर उस समय की अवधि में आप अगर टूर पे जाना चाहें तो टूर पे चले जाइए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जो नेगेटिव वातावरण आप देखेंगे वही नेगेटिविटी अगले 5 साल तक आपके सर पर विद्यमान रहेगी। और 3 जनवरी 2026 में अमेरिका से रहा नहीं गया, उसने हमला कर दिया, युद्ध की हालत में आ गया, और वही युद्ध ईरान में, वेनेजुएला में दुनिया ने देखा। जी बिल्कुल, और वो युद्ध पंचग्रही राजयोग में देखा गया।
यानी आने वाले 5 साल तो कहीं शांति नहीं है। और जब तक शनि ग्रह मीन राशि से निकल करके मेष राशि से वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक ये युद्ध पश्चिम का चलता रहेगा। और 12 अगस्त 2026 के बाद यूरोप में भी युद्ध वाले असर दिखने लगेंगे। वहां भी गृह युद्ध जैसा कुछ आग उठता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है यूरोप कंट्रीज यूरोप के में। अंदर। सर जैसा कि आपने बताया दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी, तो क्या ये इशारा कर रही है परमाणु हमले की तरफ? देखिए, न्यूक्लियर लीक आउट संभव है। संभव है, अटैक जी, हो सकता है जी न्यूक्लियर। हाँ, न्यूक्लियर लीक आउट संभव है। न्यूक्लियर प्लांटों पर हमला और न्यूक्लियर रेडिएशंस का लीक आउट होना, परमाणु तत्व का जागृत होना संभावना बनाता है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि बृहस्पति राजा हैं वर्ष के, जिस वर्ष में यह युद्ध शुरू हुआ है, और मंगल के साथ सीधी युति बन रखी है। जिस क्षण हम लोग ये बात कर रहे हैं, इस क्षण का भी प्रश्न कुंडली देखा जाए तो अभी मंगल बृहस्पति के घर में बैठे हैं मीन राशि में, राहु शनि के घर में बैठे हैं कुंभ राशि में। और ये युति निर्देश करती है इस बात पर कि वायु तत्वों में, ईशान तत्वों में और अग्नि तत्वों में इम्बैलेंस है। ईशान, अग्नि और वायु का इम्बैलेंस होना इस बात का पूरा संकेत देता है कि रेडिएशन फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब रेडिएशन फैलता हुआ दिखाई पड़ना एक संकेत हो सकता है कि या तो परमाणु हमला है, या तो परमाणु स्थानों पर कोई बड़ा हमला हो करके परमाणु रेडिएशंस का इस समाज में फैल जाना, जिससे बहुत भारी मात्रा में लोगों को क्षति दिखाई पड़ती है। जी सर, जैसा कि आपने बताया लास्ट ईयर आपने 48 प्रिडिक्शन करी थी। 48 ओके, 48 की 48 सच हुई सारी की सारी। ओके। आप अगर चाहे तो न्यूज़पेपर का वो प्रिंट आउट जी निकाल जी सकते हैं बिल्कुल। और सवाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दिया, कोई नहीं जानता था क्यों, पर 10 जुलाई 2025 को मैंने न्यूज़पेपर में छपवा रखा था कि इसी जुलाई में 25 तारीख से पहले हमारे केंद्र से बहुत बड़े पॉलिटिशियन अचानक से पद से हट जाएंगे। जगदीप धनखड़ जी 22 जुलाई को इस्तीफा देते हैं, 25 जुलाई से पहले। जी रशिया में जो सुनामी आई थी, भूकंप आया था, उसका डेट के साथ प्रेडिक्शन भी छपा हुआ था उसी न्यूज़पेपर में। आपका म्यांमार में भूकंप आया था 29 मार्च 2025, ये भूकंप का एग्जैक्ट डेट छपा हुआ है पेपर में। अच्छा, एग्जैक्ट भारत डेट के थी। पूर्वी भाग में, ओके भारत के पूर्वी भाग में भूकंप 29 मार्च को शनि का ट्रांजिशन था। शनि की दिशा पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम शनि भारत में प्रवेश किया। भारत में शनि का प्रवेश होते ही 29 मार्च के बाद भारत पाकिस्तान वाला आक्रमण शुरू हो गया, मिशन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। और ठीक उसके बाद ये शनि की जो दिशा है ये और पश्चिम की तरफ मूव करके अमेरिका में जाती है, ईरान होते हुए। तो ईरान, अफगानिस्तान, हर जगह के ऑज करते हुए ये पहुंचती है अमेरिका, वहाँ की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। उनके ऊपर यही शनि सवार है। ओके, शनि के ट्रांजिट की वजह से ये सब हो रहा है। शनि का ट्रांजिशन एक बड़ा कारण है, और बाकी ग्रह जो बीच बीच में ट्रांजिशन में आ रहे हैं वो एक बड़ा कारण है, और ग्रहण जो लगा वो एक बड़ा कारण है। ग्रहण जिस तरह के योगों में लगा वो एक बड़ा कारण है। सर लास्ट पॉडकास्ट में आपने जैसे पिछले साल में 48 प्रिडिक्शन आपने दी, बट हमारे पॉडकास्ट में आपने ज़्यादा नहीं दी, 17-18 दी होगी तो मैंने लगभग 30-35 प्रेडिक्शन आपके साथ किए थे। मैं चाहता हूँ और भी आप प्रिडिक्शन करिए जी। और भी क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में हम देख रहे हैं। सुमित आचार्य की भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, मूल रूप से अभी पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है मुझे। 17 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान जो अभी तक इस विश्व युद्ध वाले क्षण में मध्यस्थता सीधी तौर पर नहीं दिखा रहा, ये भी इस युद्ध का हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी अवधि में पाकिस्तान भी हमला के हालत में आएगा। एक और भविष्यवाणी आपके साथ में करना चाहता हूँ, ये भी बड़ी भविष्यवाणी है। ओके। भारत और पाकिस्तान अभी दोनों शांत हैं, लेकिन 15 मई के आसपास भारत
कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ। भारत लेगा पहले, भारत लेगा, पहल पहला भारत करेगा एक्शन इस इस बार बार, भारत का होगा। इस बार भारत घुस के मारेगा। क्योंकि ग्रहों लास्ट की ईयर चाल जो ऐसी बता रही है कि 15 मई के आसपास, 15 मई 2026 के आसपास भारत घुस के हमला करने वाला है। इस बार भारत अपने तरफ से कुछ बड़ा प्रोग्राम करने वाला है पाकिस्तान के विरोध में। ओके, बहुत बड़े बड़े मिशंस हैं उसको लेकर के, जैसा चांसेस बहुत कि हाई है। एक मूवी आई थी अभी, उसका डायलॉग भी था, ये वो भारत नहीं है जो पहले था, ये भारत वो है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मारेगा भी। ओके, इस बार भारत घर में घुसेगा भी, मारेगा भी। पाकिस्तान वालों, तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारी बजने वाली है और लंका लगने वाली है। घुस रहे हैं हनुमान जी, लंका जला के आएंगे। अच्छा, और तुम्हारी लंका तो सोने की भी नहीं है। तुम्हारी लंका पता नहीं खर पतवारों की बनी हुई लंका है तुम्हारी, वो ऐसी भुस भुस होके जलेंगी, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। हनुमान जी की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं ही जला दूं तुम्हारा पूरा पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान हाय हाय। बिल्कुल। आपकी कोई सकीना तो नहीं है पाकिस्तान में? अरे ना, मेरा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जो मैं भारत का सपना देखता हूँ, उस भारत के सपने में पाकिस्तान है। क्योंकि अच्छा, मुझे वहाँ के कौम से नफरत नहीं है, हम्म, मुझे नफरत है उस देश के संगठन से, उस देश का निर्माण से। मैं उस देश को तबाह होते देखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के कौम को, वहाँ के सिविलियंस को मैं नुकसान में पहुँचता हुआ नहीं देखना चाहता। क्योंकि इंसान ही हर जगह रहते हैं। और जहाँ तक बात की जाए उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए, मैं ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान तेरी हाय है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के मासूम लोग मारे जाएं। कहीं भी किसी भी देश के मासूम लोग मारे जाएं, वो गलत होता है। हाँ, वो तो क्योंकि सब युद्ध में डेफिनेटली उनका है। कोई हाथ नहीं होता। और एक कमाल की बात मैं आपको शेयर करता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था। वो रिकॉर्ड करने वाला बंदा पाकिस्तानी मुसलमान, और उस बंदे ने मेरे से स्टेटमेंट लिया गौमूत्र के बारे में। अच्छा, गौमूत्र की खासियत के बारे में। और अब गौमूत्र की खासियत का प्रचार वो मुसलमान पाकिस्तानी बंदा करता हुआ अब दिखाई पड़ता है अपने चैनल पर। उस बंदे ने पिन करके रखा है अपने चैनल पर मेरी वीडियो को टॉप पे, गौमूत्र का प्रचार। अच्छा, और मैंने गौमूत्र के बारे में जो कन्फ्यूज़न था, तो ऐसा नहीं है सारे पाकिस्तानी कौम नफरत नहीं करती आपस में, कौमों के बीच में प्यार है। और वो प्यार मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी देखता हूँ कि कई सारे पाकिस्तानी मेरे क्लाइंट्स हैं। कई सारे अज़रबैजान से, कई सारे अफ़गानिस्तान से लोग मेरे क्लाइंट्स हैं। तो जो लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, इनफैक्ट अभी रिसेंटली कुछ पाकिस्तानियों का मैंने पूजा भी कंडक्ट करवाया। हमारे यहाँ जो शिव जी का मंदिर है, तो करवाते हैं लोग। दे आर पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदू? पाकिस्तानी मुस्लिम्स, ओके, पाकिस्तानी मुस्लिम्स करवाते हैं। ओके, मैं ऑफ द कैमरा आपको वो चीज़ें दिखा भी सकता हूँ, ऑन द कैमरा में भी उनकी प्राइवेसी का खनन हो, लेकिन ऑफ द कैमरा आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कई सारे पाकिस्तानी करवाते हैं हमारे से कुंडली कंसल्टेशन के लिए भी। तो क्योंकि इस बार एक इतिहास में बड़ी बात हुई है कि लोगों ने और पूरी दुनिया ने, जिसे हिंदू धर्म से कोई मतलब भी नहीं है, वैसे लोगों ने भी ज्योतिष का लोहा माना, भारतीय संस्कृति का लोहा माना है। क्योंकि आप देखिए, इंटरनेशनल कंपनीज कभी भी ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे अपने बड़े डिसीजंस नहीं लेती। लेकिन इस बार बड़े एयरलाइन कंपनीज ने अपनी 4,500 विमानों को एग्जैक्ट उसी डेट तक रोके रखा जिस डेट तक मैंने मना करा कि विमान नहीं लेनी है। विमानों में जहां पर आप 300-400 लोगों को एक साथ ट्रैवल करते देखते थे, वहां पर 15-20 लोग ही विमान में उस खास अवधि में 28 जनवरी से 28 फरवरी तक ट्रैवल करा लोगों ने। बहुत कम लोगों ने ट्रैवल करा और लॉन्ग रूट्स विमान ककून करके रख दिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने। 5-5 हजार विमानें ककून करके रखी गई उस खास अवधि में, जिस अवधि में मैंने मना करा था। तो ये होता है इंटरनेशनल मार्केट को भी भारतीय ज्योतिष का लोहा मानना, और वो लोहा मनाने के लिए मैंने पूरा प्रयास करा कि अपने धर्म का पूर्णतः प्रचार करूंगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शुरू करा उन्होंने, तो उस समय धर्म का लोहा माना गया था। तो ज्योतिष मेरे लिए एक धर्म प्रचार का माध्यम है, जिसके माध्यम से मैं उस तरीके से धर्म का प्रचार करता हूं कि युवा भी जुड़े और जो हमारे धर्म से नहीं भी जुड़े हैं वो भी जुड़े, जो हमारे धर्म को नफरत की दृष्टि से
देखते हैं वो भी जुड़े और हमारे धर्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रचार करने लगे। और वही आपने देखा कि आज जो मेरे क्लाइंटेज में पाकिस्तानी मुसलमान भी जुड़े हैं, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया ने लोहा माना है भारतीय ज्योतिष का। भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। जी, चलिए सर, फिर अगली भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं आपकी जी। सबसे बड़ी भविष्यवाणी के ऊपर। बड़ी भविष्यवाणियों में देखा जाए तो 14 जून से 16 जुलाई 2026 और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में अपनी अपनी प्लेन टिकटें कैंसिल कर देना। हो सके तो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वीडियो काट काट करके भेज देना, ताकि लोग सतर्क हो जाएं। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेन क्रैश होता हुआ उस समय दिखाई पड़ता है। 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में हम कोई पॉलिटिशियन भी खो देंगे विमान हादसे के कारण, इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ता है। तो सर 16 जून से 14 जुलाई तक आपने बताया कि विमान हादसे हो सकते हैं, और अक्टूबर की जो डेट्स बताइए जी। उसके वायव्य कोण बिल्कुल डैमेज्ड है। अच्छा, बृहस्पति के अंदर विकार है और शनि भी विकार पूर्ण स्थिति में है, बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। राहु खुद विकार में है। जितने भ्रमकारी ग्रह हैं सब विकार पूर्ण है। बुद्धि कारक ग्रह है, विकार पूर्ण है। तो जाहिर है कि इसमें अग्नि तत्व पूरा इम्बैलेंस है और इसका सीधा प्रभाव देखने के लिए हमें जल्द ही मिलेगा। ओके, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा विस्फोट, ब्लास्ट, ये सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। सर 2025 में आपने जो प्रिडिक्शन करी थी, 48 प्रिडिक्शन जो करी थी, उसमें से एक प्रिडिक्शन ये भी थी जिसमें आपने कहा था कि 2025 में 900 से ज़्यादा लोगों का आग से जलने का योग है। जी, मैंने कहा था और ऐसा हुआ भी। ऐसा हुआ भी। जयपुर में टैंकर फट गया जिसके जी। कारण बहुत भारी मात्रा में लोग मारे गए। अहमदाबाद में विमान हादसे में सब आग में जल के मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पाकिस्तान भारत का हमला चल रहा था उसमें भारी मात्रा में आग से लोग मारे गए। ये आंकड़ा 900 को भी क्रॉस कर गया था। 2025 की शुरुआत में लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आग में जल के 900 लोग का सामूहिक देहात्याग कैसे संभव है। यही सामूहिक देहात्याग का जो योग है 2026 में आग में जल के 1500 लोगों का आंकड़ा का है। हाँ, आपने जो प्रिडिक्शन करी थी उसके बाद फरवरी में, जी, फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आग लगी, उसमें भी काफ़ी लोगों को जलने से मृत्यु हुई है। और इसी समय आप देखेंगे कि इंदौर में भी आग लगी थी, उसमें भी लोग मारे गए जल के सामूहिक रूप से। और इसी समय मार्च के महीने में आपने देखा होगा दिल्ली के उत्तम नगर में भी आग लगी थी। फ्लैट में लोग बंद होकर के जल के मारे गए थे सामूहिक रूप से। तो हर महीने ये चीज़ें होने वाली है क्या? ये चीज़ों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और अभी आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि यही आंकड़ा 1500 को क्रॉस कर जाएगा भारत के अंदर। देश में हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर। देश में तो 1500 से ज़्यादा, पता नहीं कितने हज़ारों से ज़्यादा हो चुकी हो। तो विदेश में तो विदेश बहुत की भारी बात जो मात्रा मैं कर रहा हूँ, मैं जो बस भारत युद्ध की में हो बात रही कर रहा हूँ कि 1500 से ज़्यादा लोग आग में जल करके सामूहिक रूप से मारे जाएंगे। इक्का दुक्का मौतों को गिनने की बात नहीं कर रहा, सामूहिक एक बार में 20-50 ऐसे लोग, जिसमें प्लेन क्रैश भी आ गया, जिसमें आगजनी की घटनाएं भी आ गई। हाँ, ओके सर, आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बताया था कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है जी। बट अभी अगर हम देखा जाए वीक या 2 वीक की बात करें, ऑल टाइम मतलब देखा जाए ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो आया था। अब 1.34 1.32 सोना 24 कैरेट गिर चुका था। संदीप जी, आप याद करिए मेरी भविष्यवाणी ये थी कि 18 अप्रैल से पहले जितना मात्रा में हो सके आप सोना खरीदिए। 18 अप्रैल के बाद सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप सोना नहीं खरीद पाएंगे। बढ़ेगा। भविष्यवाणी मेरी सच हुई है, क्योंकि मैंने ये कहा था 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना बढ़ने का योग है। 14 अप्रैल को यानी कल, जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 अप्रैल 2026 को, 14 अप्रैल को सूर्य का प्रवेश मेष राशि में है। सूर्य ग्रहण से निकल जाएगा, शनि के साथ सूर्य बैठा कल की हुआ डेट है जो है, और कल सूर्य निकल जाएगा। इसके ट्रांजिशन होते ही आपने ये देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही आपने ये भी देखा होगा कि इसी अवधि में भारत ने सोने का इंपोर्ट रुकवा दिया, जो एक बड़ा कारण रहा कि पिछले 4-5 दिन से सोने का रेट तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब ये जो उछाल आना शुरू हुआ है, आपको ऑल टाइम लो इसलिए मिला, इसमें ऑल टाइम लो नहीं कहेंगे, कंपैरेटिवली लोअर देन जनवरी एंड फरवरी। ये इसलिए मिला क्योंकि दिसंबर में तो अलग ही रेट था। जनवरी और फरवरी के कंपैरिजन में आपको ये रेट्स लोअर इसलिए मिला है क्योंकि ये योग ऐसा था जिसमें आपको स्वर्ण भारी मात्रा में खरीदना था
और मैंने ये कहा था कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना जितना हो सके खरीदिए। इसके बाद सोना आपके पकड़ से बाहर चला जाएगा और इस वर्ष सोना बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 2 लाख रुपए का रेट सोना टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा 2026 में, एंड तक एंड तक। 2 लाख जा सकता है। 2 लाख जा सकता है रेट, इस प्रकार का भविष्यफल कहता है सोने को लेकर के। चांदी का भी रेट परस्पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ने वाला है अभी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स को क्रॉस करेगा। 4.5 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा, जो ऑल टाइम हाई था 4.10 का, वो आंकड़ा भी दोबारा से क्रॉस कर जाएगा। जितने लोगों को लॉस हुआ है वो वापस गेन हो जाएगा। ओके, मतलब जिन्होंने भी ऑल टाइम हाई में खरीदा होगा, उनका अगर होल्ड करके रखते हैं वो एंड तक, 2026 के एंड तक, तो फायदा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर रखने की बात कर रहा हूँ। असली क्राइसिस उसी का है, क्योंकि जो लोग डिजिटल करेंसीज में, डिजिटल गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखते हैं, उनको भारी नुकसान हो सकता है। सर जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है, जैसे आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था हमें कि महंगाई बढ़ने वाली है, ठीक हुआ भी ऐसा ही। पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद एलपीजी क्राइसिस यानी कि एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा भारत को। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा लोगों को सिलेंडर के लिए, एलपीजी, और कह रहे कि पेट्रोल भी ऐसे ही मिलेगा, और कुछ शहरों में ऐसा हुआ भी, पेट्रोल के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी। तो महंगाई को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? चुनाव का इंतजार करिए। चुनाव का? चुनाव के बाद महंगाई स्पाइक मारने वाली है। अभी चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें कंट्रोल से बाहर है। कुछ बड़े ओहदे के मंत्रियों के साथ में बैठा था, अच्छा, जिनको मैंने निरुत्तर होता हुआ देखा है। जब बात करी गई थी एलपीजी को लेकर के, जब बात करी गई थी पेट्रोलियम को लेकर के, तो मैंने निरुत्तर होता हुआ देखा। उन्होंने कहा था कि 40% जनता के लिए हमारे पास साधन है। ये अब ऑन एयर भी है, ये जो मीटअप है, ये जो उनकी बातें हैं, ये ऑन एयर भी हैं, लेकिन मैं मंत्री का नाम मेंशन नहीं करूँगा जी। 40% जनता के लिए तो अवेलेबिलिटी है, 60% के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आप समझिए कि चीज़ें आने वाले समय में ज़्यादा हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। चुनाव का इंतज़ार करिए, चुनाव के बाद चीज़ें हाथ से बाहर जाएंगी। लोगों को मैंने कहा है कि सोलर पैनल्स का व्यवस्था रखिएगा, बैटरीज का व्यवस्था रखिएगा। अपने घरों में जो ज़रूरी साधन होता है कम से कम 6-7 महीने का, उसका व्यवस्था रखिएगा, क्योंकि भारत अभी डायरेक्ट मध्यस्थता नहीं दिखाया है युद्ध में, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत का अभी जो युद्ध झगड़ा होने वाला है। और इसी मई के महीने में, मई मिड के बाद ये झगड़ा ट्रिगर हो जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान का झगड़ा ट्रिगर होगा, इसका एक बड़ा रिजल्ट दिखेगा क्राइसिस। क्राइसिस का कारण सीधा ये विश्व युद्ध के प्रभाव से नहीं, ये क्राइसिस का कारण दूसरा बनेगा। ये कुछ और तरीके से, कुछ और कहानियों के साथ ये क्राइसिस आएगा, लेकिन आने का योग है क्राइसिस का। अच्छा, पेट्रोल, लाख आप ये देखिए कि सितारे कंट्रोल में आ रहे हैं, लाख आप ये देख लीजिए कि ग्रह गोचर अलाइन हो जा रहे हैं, लाख आप देखिए कि ईरान से संबंध अच्छे हैं, लेकिन क्राइसिस तो आना है और कोई ना कोई कारण बनना है। ये कारण कोई भी कहानी से बनेगा, लेकिन ये कारण बनेगा। क्राइसिस आएगा ही आएगा, क्राइसिस आएगा। ओके सर, जैसे अभी यूएसए और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ये कह सकते हैं कि ईरान का नामो निशान मिट सकता है? कुछ नहीं होगा इस तरह से। ईरान इस बार यूएस के ऊपर भारी पड़ने वाला है। हाँ, वो तो हमने देखा स्टार्टिंग फेज में। हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि यूएसए अभी अपने तगड़े वाले जो उनके पास बम वगैरह है वो निकाल नहीं रहे। अगर निकाले तो मतलब मिट जाएगा ईरान। क्यों ईरान के पास नहीं है? ईरान के साथ जो देश खड़े हैं वो क्या बुजदिल बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या चीन के पास नहीं है? क्या नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है हथियार? सबके पास है। और मूल रूप से देखा जाए कि जो इतना तेज़ बनने का कोशिश करेगा, जो ज़्यादा किसी को दबाने का कोशिश करेगा, कहते हैं कि ईरान के लिए एक डायलॉग है, घायल हूँ तभी घातक हूँ। जी। आज ईरान घायल है, और घायल है तभी ईरान बहुत घातक भी है, क्योंकि अमेरिका ने अभी वो घायल वाला पार्ट नहीं देखा। आपने शायद इस बात का ध्यान नहीं दिया कि
पाकिस्तान के अंदर जो बायलैटरल टॉक्स रखी गई थी, पाकिस्तान के अंदर जो, सॉरी आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में संधि के लिए जो बायलैटरल टॉक्स रखी गई थी, उस टॉक में ईरान ने अपने साथ छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर ईरान के डिप्लोमेट्स लेके आए थे, जितने बच्चे उस युद्ध में मारे गए हैं। उन बच्चों का बदला तो लेगा ईरान, और उन बच्चों का जो घात दिया है अमेरिका ने, उसका तो बदला लेगा ईरान। नहीं तो बच्चों की जो आत्मा है वो कहीं से शांत नहीं रहने वाली, और किसी के आत्मा को, किसी के दिल को अब अमेरिका ने दुखाया है। ये पॉलिटिक्स से कहीं ज़्यादा ऊपर ये बात चली जा चुकी है जी। ये बात यहाँ पर इंसानियत के ऊपर है। ये बात कहते हैं कि आपके गौरव के ऊपर है। ये बात कह सकते हैं कि आपके आत्मसम्मान के ऊपर है कि अगर आप अपने देश के बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो किसके लिए होंगे। तो अमेरिका में तो इस तरीके से लोग घायल नहीं हुए जिस तरीके से ईरान में हुए। सर, हमने इंडिया पाकिस्तान की बात करी, हमने ईरान, यूएसए, इजराइल की बात करी। हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। सर, मोदी जी सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे जी, योगी जी भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं जी। तो योगी जी की जो आपने बताया था, एक सत्र और योगी जी, एक सत्र और मोदी जी, मैं मोदी जी का पूछना चाहूँगा, जो आपने बोला था एक सत्र और मोदी जी, तो आगे मोदी जी का क्या फ्यूचर है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसा मैंने गणना करा है, मोदी जी अपना 2029 तक का कार्यकाल जो है वो पूरा करते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। योगी जी आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक भविष्यवाणी मैं करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति बन जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई पड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। कितने % चांसेस है सर? बहुत ही हाई चांसेस है इसके कि हमारे राष्ट्रपति आने वाले समय में भारत के वो मोदी जी बन जाएंगे। प्रधानमंत्री के बाद सीधा राष्ट्रपति जी, और योगी जी प्रधानमंत्री जी। ओके सर, अब राजतंत्र की बहुत बातें करते हो जी कि राजतंत्र आना चाहिए जी। राजतंत्र के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो ये जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि छोटे से छोटे तबके के जो लोग होते हैं वो चुनाव में जब खड़े होते हैं तो बहुत खर्चा करके खड़े होते हैं, और उस खर्चे को रिकवर करना उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव होता है। सबसे पहले कई सारे बिजनेसमैन का पैसा लगा होता है, वो भी अपना पैसा रिकवरी मांग रहे होते हैं। ग्राउंड की बात है, बिल्कुल ग्राउंड पे आप देखेंगे, भले लाख इलेक्शन कमीशन कुछ कहता हो, लॉ कुछ कहता हो, लेकिन खर्चा तो लोग करते हैं। किसी तरीके से पॉलिटिक्स लड़ते हैं, प्रचार में खर्चा करते हैं, और वो प्रचार का पैसा सबसे पहले रिकवर करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे व्यापार का एंगल आ जाता है। जहाँ पे पहले व्यापार का एंगल हो, यानी सरकार बनाने में जहाँ व्यापार का एंगल आ जाए, तो वहाँ यही समझिए कि आने वाले समय में देश बिक जाएगा। देश बिक जाएगा। सबसे पहले जो खर्चा गया है वो कुर्सी पे बैठ के सबसे पहले कुर्सी को नोच करके वो खर्चा रिकवर करेंगे। तो यही बात आ जाती है यहाँ पर कि जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में जो राजनेता होते थे, राजा होते थे, वो अपने देश को बिकने नहीं देते थे। कोई इन्वेडर आता था तो अपने खाल नुचवाते थे, आंखें निकलवाते थे, लेकिन अपने देश की एक भूमि जाने नहीं देते थे। आपके घर में कभी जमीन का विवाद होता होगा तो 2 हाथ भूमि भी अगर पड़ोसी को जा रही होगी तो उसके लिए लोग लड़ मिटते हैं, मर मिटते हैं। लेकिन जब बात आती है देश की भूमि की, आधा आधा में देश बढ़ गया, देश आजाद हुआ, और हमें पता नहीं किस बात का उत्सव मनवाया गया कि हमारा देश आजाद हो गया, और वो उत्सव मुझे अभिशाप के जैसा लगा, क्योंकि आधा देश पूरा टूट के अलग हो गया। पाकिस्तान, एक बड़ी भूमि, हमारा उपजाऊ भूमि टूट के अलग हो गया। पहले राजाओं के समय में भी ऐसा होता था, 2-2 हजार रानियों ने एक साथ आग में कूद कूद करके जौहर कर दिया, अपने शरीर को आग में जला दिया, लेकिन एक टुकड़ा जमीन का भी इन्वेडर्स के हाथ में जाने नहीं दिया। यहाँ एक देश का निर्माण, एक सत्ता का निर्माण करने के लिए पूरे देश को आधे आधे हिस्से में बांट दिया गया। बांग्लादेश भी कट के चला गया,
पीओके चला गया, कश्मीर का भी कुछ भाग हमारा चला गया, तिब्बत हमारे हाथ से चला गया, जमीनें केवल चली गईं और हमने मनाया उत्सव। मैं वैसा उत्सव को कैसे मनाऊं? मैं तो वो देखता हूं कि हमारा एक समय पे अफगानिस्तान भी था, हमारा एक समय पे पाकिस्तान भी था, ईरान इराक तक हमारा सत्ता फैला हुआ था, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, जहां तक देखो भारत ही भारत दिखाई पड़ता था। वो भारत कहाँ गया? छोटा सा एक तबका बन गया, जिस एक छोटे से तबके में हम सोचते हैं कि एक राष्ट्र बनाएंगे जो केवल हिंदुओं के लिए होगा। तो इस तरह का मानसिकता को इरेडिकेट करने का एक ख्वाब मैंने देखा कि इस तरह का ख्वाब अगर आप चाहते हैं, इस तरह का देश अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है राजतंत्र में संभव है। बिल्कुल। क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा को नहीं पता ना देश कैसे चलता है, ये बात पता है राजा को। राजा डिसाइड कर सकता है कि हमारे प्रजा को क्या चाहिए। राजा बोलेगा कि जमीनें चली गई लेकिन फिर भी उत्सव मनाओ, तो लोग उत्सव मनाते हैं क्योंकि प्रजा को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। राजा को ऐसा होना चाहिए कि जितनी जमीनें गई हैं उसको समेट करके वापस लाओ। कैसे अभी बीजेपी सरकार में पीओके को वापस लाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया, हमारे अखंड भारत जैसा कुछ निर्माण करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। तो इस तरह की इनिशिएटिव लिया जाए ना, और इस तरह की इनिशिएटिव लिए जाने के लिए पूर्ण रूप से ऐसा सत्ताधारक का आवश्यकता पड़ेगा जिसे ये पता हो कि मेरे हाथ से सत्ता जाएगी नहीं, जिसे ये लगता हो कि सत्ता 5 साल में तो निकल जाएगी, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो पहले कुर्सी नोच लेंगे, जितना होगा अपने पॉकेट में आने वाले पुस्तों के लिए भर लेंगे। लेकिन जब ये होगा कि नहीं, ये सत्ता मिली है, हमें हमारे हाथ से नहीं जाएगी, तो राजा आराम से बैठ के विस्तार के लिए सोचेगा, बशर्ते अच्छा राजा हो और उसके कार्यकाल तक, उसके पूरे जीवन काल तक वो अपनी गद्दी पे बैठा रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। और अच्छे राजा को तैयार करने के लिए नई तरह की बॉडी बनाई जाए। पूरी तरह से राजतंत्र जो पुराना चलता था उस पर भी समर्थन नहीं करता। कोई ऐसा सरकारी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसके अंदर कोई अगर राजा बैठता है तो वहां पर यह सुनिश्चित किया जाए कि उस राजा के हाथ में सत्ता बनी रहेगी, उस राजा के हाथ से सत्ता जाने नहीं वाली। तभी वो राजा जो है विस्तार का सोचेगा। वो राजतंत्र से मेल जरूर खाएगा, लेकिन लोकतंत्र का थोड़ा एक यूनिफाइड वर्जन होना चाहिए, थोड़ा एक अपग्रेडेड वर्जन की जरूरत है। ये 5-5 साल वाली सरकार समझ में नहीं आती मुझे। अच्छा जी, ये 5-5 साल वाली सरकार आपको समझ में नहीं आती? नहीं आती। इसका कारण है कि 5 साल में पता है कि कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, जितना होगा लूट लो। अच्छा, अवधि बढ़नी चाहिए और सिस्टम बदलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल बदल के दूसरा सिस्टम चाहिए, तब जाकर के हमारा देश अखंड भारत जैसा बनेगा। सर जैसा कि आपने राजतंत्र की यहाँ पे बात करी, क्या हिंदू राष्ट्रीय बनेगा? कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? मतलब जो हिंदुत्व का जो प्रचंड है, सनातन का प्रचंड है, वो लहराए हमेशा। मतलब आप केवल हिंदू रहें वैसा राष्ट्र चाहते हैं, जहाँ मुसलमान ना हो, जहाँ क्रिश्चियन ना हो, उस तरह का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? मतलब आप ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पे जो लोग एक घर में रह रहे हैं वो बेघर हो जाएं, उस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते ऐसा हैं? तो नहीं। हिंदू राष्ट्र की जब कल्पना लोग करते हैं तो इसी प्रकार की कल्पना करते हैं कि मुसलमान से विहीन हो, क्रिश्चियनों से विहीन हो, केवल हिंदू रह रहे हों, उस तरह का हिंदू राष्ट्र का लोग कल्पना करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि लोग सोचते हैं भारत की भूमि बहुत सीमित है, छोटी भूमि है और इसमें केवल एक कौम के लोग रह जाएं। लेकिन मैं ये देखता हूँ, मेरा सपना थोड़ा बड़ा है, मैं अखंड भारत देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि उत्तर से दक्षिण तक केवल भारत हो, मैं ये देखता हूँ पूरब से पश्चिम तक केवल भारत हो। तो मैं वहाँ पर किसी को बेघर करके वो सपना नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि हर किसी के लिए पर्याप्त जमीन हो। एक समय पर अखंड भारत था और अखंड भारत में सभी कौम के लोग रहते थे। तो जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, यही सोचेंगे कि ज़मीन छोटी है और ज़मीनें कटती जाएंगी, जब तक देश टूट रहा है, पहले भी टूटा है, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश टूटा, तो देश जैसे जैसे टूट रहा है ये सोच रहे हैं ज़मीनें संकुचित हो रही हैं। ऐसा राजा आए, ऐसा नायक आए जो देश का बड़ा विस्तार कर दे, उत्तर से दक्षिण तक हर जगह देश ही देश, पूरब से पश्चिम हर जगह अपना देश दिखाई पड़े। तो उस तरह का सपना मैं देखता हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र का सपना नहीं देखता, मैं अखंड भारत का सपना देखता हूँ। और अखंड भारत में मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा कि हर प्रकार के लोगों के बीच में आपसी प्यार है। पॉलिटिक्स ने डिवाइड कर रखा है। बिल्कुल। क्यों हिंदुओं के बीच में जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं चलती है? क्या मुसलमानों के बीच में सिया सुन्नी की पॉलिटिक्स नहीं चलती? चलती है। अभी दुबई में क्या हुआ
कि जितने भी सिया मुसलमान हैं उनको बोला गया कि आपको डिपोर्ट करवा रहे हैं। फटाफट से दुबई में लोगों को डिपोर्ट करवा दिया गया, सिया मुसलमानों को डिपोर्ट करवाया गया। तो सिया सुन्नी का युद्ध चल रहा है हर जगह। जी। जब हिंदू केवल थे तो हिंदू और बौद्धों का भी चला है एक समय पे। हिंदू के अंदर शैव और वैष्णवों का चला है, वैष्णव और शाक्तों का युद्ध चला है। तो जब ये चीजें पहले हो रखी हैं, समाज जब भी अनडिवाइडेड हो जाएगा, समाज यूनाइट हो जाएगा, तो हमेशा कोई ना कोई एक पॉइंट पर समाज फिर से डिवाइड होकर लड़ेगा। जैसे मैं कॉफी पीता हूं तो चाय वाले लोग लड़ जाएंगे कि चाय वाले लोग एक तरफ, कॉफी वाले लोग एक तरफ। तो वो हमेशा बना रहेगा। ये कहते हैं कि ह्यूमन की सोशल साइकोलॉजी, कि ह्यूमन से ग्रुप में डिवाइड होके एक दूसरे से लड़ते हैं। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी। इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि एक कौम को पूर्णतः साफ कर दिया जाए, एक कौम को पूर्णतः अलग कर दिया जाए। सबको साथ लेकर के चलेंगे तभी जाकर के आप अखंड भारत देख सकते हैं। क्योंकि डर अगर रहेगा कि नहीं एक को अलग कर दिया जाएगा, एक को विभाजित कर दिया जाएगा, एक का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो आप अखंड भारत नहीं बना पाएंगे। मैं बड़ा अखंड भारत देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को अगर मिलाना चाहूँगा तो 80% वहाँ, 90% वहाँ की आबादी जो है मुसलमानों की है। अफगानिस्तान को मिलाना चाहूँगा तो 95-99% आबादी मुसलमानों की है। मैं ईरान इराक को मिलाना चाहूँगा 100% मुसलमानों की आबादी है। उन देशों को कैसे मैं फिर अखंड भारत के अंदर लाऊंगा? कन्वर्जन करवा करके नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको जो फॉलो करना है करें। कई लोगों को लोग ये सोचते हैं मैं आपको फॉलो करूँ ना करूँ। मैं नहीं कहता मुझे फॉलो करो, आपको अच्छा लगता है आप करिए, आपको नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लोग अनाप शनाप बोल के जाते हैं, मैं उनसे कुछ कहने भी नहीं जाता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के गाली दी हो, मैंने किसी को रिप्लाई भी करा हो। कोई मतलब नहीं है, मैंने सबको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। मैं सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। सर गाली के ऊपर मैं भी आपको बताऊंगा, बताइए ना, बताइए। लास्ट में बताऊंगा जो चीज हुई हमारे साथ दोनों के साथ ही, और जो एक्चुअल में लोग सोचते हैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड में करेंगे उसको थोड़ा जी। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, हमने बंगाल इलेक्शन के बारे में बात करी थी जी हाँ लास्ट पॉडकास्ट में। हाँ। आपका कहना था कि ममता दीदी दोबारा आ सकती है। ममता बनर्जी के आने का योग दिखा था मुझे। दोबारा खत्म आने का योग है? हाँ, अच्छा अच्छा हाँ। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं आएंगे। चलो वो अभी इलेक्शन होने वाला है, हम देख लेंगे, सबकी प्रेडिक्शन हम देख लेंगे जी। उसके बाद अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, तो यूपी का इलेक्शन आप किसको जीतते हुए देख रहे हैं? योगी जी को वापस जीतता हुआ मैं देखता हूँ। मैं वापस वहाँ बीजेपी की सरकार बनता हुआ देखता हूँ। अच्छा, योगी जी दोबारा आएंगे? दोबारा आएंगे, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन आपने ये भी कहा है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उससे पहले वो दोबारा से सीएम बनेंगे यूपी के, उत्तर प्रदेश के। सर मैं थोड़ा यहाँ पे ना राशि की तरफ शिफ्ट होना चाहूँगा जी, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना हमारी, वो राशि भी बहुत देखना पसंद करते जी जी। जो भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं, जो जिनकी भविष्यवाणी सच होती है मोस्टली, हम उनसे हर बार राशि के बारे में प्रेडिक्शन करवाते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ आप राशि के बारे में प्रेडिक्शन करें। देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो इस 2026 में, और इनफैक्ट अभी अप्रैल के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अप्रैल से पहले जिस तरह की दुनिया थी और अप्रैल के बाद जिस तरह की दुनिया रहने वाली है बहुत अलग है। किन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रह स्थितियों का, मैं थोड़ा सा आपको संकेत दे देता हूँ। संकेत पहला तो ये मैं देना चाहता हूँ कि सूर्य अभी मेष राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे 14 अप्रैल को जी। और इनका प्रवेश एक ऐसे क्षण में होगा जब राहु ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं और शनि ग्रह सूर्य के साथ बैठे थे, और बस एक घर आगे सूर्य बढ़ जाएगा, यानी मीन राशि में शनिदेव बैठे थे। तो एक प्रकार से सूर्य ग्रहण से निकलेंगे, सोना का रेट इसमें स्पाइक करेगा। मेष राशि वालों के लिए वारे न्यारे वाला भाव आने वाला है। मेष राशि वालों की किस्मत खुलेगी। सिंह राशि वालों का किस्मत खुलेगा और धनु राशि वालों का किस्मत खुलेगा। जो लोग बड़े बड़े फैसले अपने जीवन में नहीं ले पा रहे होंगे वो बड़े फैसले लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। मीन राशि में मंगल का प्रवेश हुआ है। ये प्रवेश लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ अग्रसर कर देगा। मेष राशि वाले जातक के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बढ़िया संकेत है। मकर राशि वाले जातकों के लिए बढ़िया संकेत है। धनु और मीन वालों के लिए बढ़िया संकेत है कि जो लेजीनेस आपके जीवन में चल रहा था वो लेजीनेस खत्म होने वाला है। आप लेजीनेस से हट करके एक्टिवनेस की तरफ आ जाएंगे। जीवन में अचानक ऐसा लगेगा कि किसी ने ट्रिगर बटन दबा दिया है, आप एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे। ज़्यादा स्फूर्तिवान महसूस करने वाले हैं। लेजी हो जाएंगे कुछ लोग,
जैसे वृषभ राशि वाले लेजी हो जाएंगे, वृषभ वाले, जैसे मिथुन राशि वाले लेजी दिखाई पड़ने वाले हैं, इसमें कन्या राशि वाले लेजी दिखाई पड़ेंगे, इसमें कुंभ राशि वाले लेजी दिखाई पड़ेंगे। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो बड़े बिगड़े हुए दिखाई पड़ने वाले हैं, मतलब बुरी बुरी आदतें पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, इस तरह की चीज़ें वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स से वो भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। ओके, अगर राशियों की अगर युतियां बना बना के अगर देखूं तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए वारे न्यारे वाला योग है। वही बात किया जाए वृषभ राशि, मिथुन राशि और अगर बात किया जाए वृषभ राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो वृषभ और कर्क वाले जो जातक हैं थोड़ा सा नेगेटिव विचारधारा से भरे हुए दिखाई पड़ेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, सेल्फ डाउट बहुत करेंगे, कोई ओके, अपने फैसले के ऊपर बहुत डाउटफुल रहने वाले हैं। अभी समय है कि बड़े फैसले ना ले, थोड़ा सा विराम दे दे बड़े फैसले लेने के लिए। तुला राशि वाले सर, तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये जो समय है ये आकर्षक रहने वाला है। रोमांटिक संबंध नए बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, नए पार्टनर्स अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नया पार्टनर, सही बता रहा हूँ, ये अगर शादीशुदा भी लोग हैं तो उनके जीवन में किसी नई स्त्री का प्रवेश दिखाई पड़ता है। स्त्री है तो तुला राहु, पुरुष का प्रवेश दिखाई पड़ता है। तुला वालों जरूरी को, नहीं है कि वहाँ गर्लफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड बना ले। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वार्तालाप ही शुरू हो जाए किसी प्रकार से, कुछ मन में थॉट्स ऐसे चलने लग जाएंगे कि किसी पर पुरुष पर स्त्री को लेकर के मन में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाएंगे। मन बहुत ही विचलित और चंचल होता हुआ दिखाई पड़ता है तुला राशि वालों का, और वृषभ राशि वालों का, मिथुन राशि वालों का और कन्या राशि वालों का। ये 4 राशियां जो हैं इस बार बड़े चंचलता से भरने वाली हैं। थोड़ा सा उनके पार्टनर्स को जरूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस बार कमर कस के रखिए, थोड़ा सा लगाम को थोड़ा और खींच लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हाथ से छूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये राशि वाले जातक। ओके। सर कुंभ की अगर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा यहाँ पे, हम्म, एक ही राशि लेंगे यहाँ पे जो हम जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि मेरा भी कुंभ है। जी कुंभ राशि वाले जातक जो कहते हैं, क्या कहा जाता है इनकी लाइफ से स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, तो ऐसा क्यों है? कुंभ राशि वाले जातक जो हैं ये आने वाले 2.5 साल तक थोड़ा ज़्यादा परेशान रहेंगे, और जैसे ही शनि का प्रवेश वृषभ राशि में पहुंचेगा उसके बाद कुंभ राशि वाले जातकों का भाग्य खुलेगा। अच्छा, जो स्टक हो रखा है लाइफ किसी एक पॉइंट पर, वहां से चीज़ें अपने आप स्फूर्तिवान होंगी। आने वाले 1.5 साल के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर जो आलस्य का फैक्टर है वो भी चला जाएगा 1.5 साल के बाद तक। और थोड़ा सा अभी के समय में जो उग्रता होगी, उनकी बातों में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो चीज़ें भी अचानक से मिट जाएंगी 1.5 साल के बाद, यानी 2027 के मिड के बाद चीज़ें कंट्रोल में आएंगी उनके। ओके, ओके। सर हमने बहुत सी प्रिडिक्शन के बारे में बात कर ली, जी काफ़ी प्रिडिक्शन है जो खौफनाक भी है, जो भयंकर भी है। जी हाँ और राजतंत्र के बारे में बात किया हमने। जी सर मैं अब आना चाहूँगा हमारी लास्ट पॉडकास्ट के एक रील के बारे में। जी उस वो प्रिडिक्शन जैसा कि लास्ट ईयर आपकी 48 से 48 ठीक होगी, जी बट आपकी इस साल वर्ल्ड कप वाली प्रिडिक्शन जो आपने मेरे पॉडकास्ट में की थी वो आपकी गलत होगी। जी मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, आपने कहा इंडिया फाइनल ही नहीं जीतेगी। जी मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा था इंडिया फाइनल में ही नहीं जाएगी। हाँ, मैंने आपसे पूछा हम्म, इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी, हम्म, आपने कहा नहीं जाएगी। बट ठीक उसके विपरीत होता है, इंडिया सेमीफाइनल में पहले जाती है, जी फिर फाइनल में जाती है जी और फिर फाइनल को जीतती भी है। जी वो तो आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। जी हाँ, बिल्कुल गलत हुई थी उसमें, वो भविष्यवाणी मेरी बिल्कुल गलत हुई थी। गलत होने का कारण बताइए सर सबसे पहले तो। देखिए, जो लोग ज्योतिष को गहराई से समझते हैं उनको पता होगा कि ग्रहों का चाल का गणना होता है ज्योतिष में, और साथ में जहाँ पर क्रिकेट की बात की जाए तो वहाँ पर 11 प्लेयर हर टीम में बैठे हैं। अब आपको वहाँ पर कुल हो गए दोनों टीम का लेकर के 22 प्लेयर हो गए, तो 22 प्लेयर की कुंडली का डिस्क्रीट एनालिसिस आपको करना पड़ता है। किसकी कुंडली किसके ऊपर हावी हो रही है, कौन सा दशा किसका चल रहा है, कौन सा महादशा किसका चल रहा है, कौन सी अंतरदशा किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी, और क्रिकेट ग्राउंड का क्या वास्तु है, किसके राशि के साथ क्रिकेट ग्राउंड का वास्तु कैसा काम करने वाला है, उस तिथि के साथ किसकी किसकी राशियां अलाइन हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इसमें हो सकता है कि मेरे से कुछ पॉइंट्स वहाँ मिस हो गए हैं। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक होने से भविष्यवाणी गलत हुई, और ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है।
भविष्यवाणियाँ, क्योंकि ये भविष्य के बारे में आप एक अनुमान लगाते हैं, गणना करते हैं, और गणना सही भी हो सकती है, गणना गलत हो सकती है, लेकिन अब निर्भर ये करता है कि अगर आपकी की हुई गणनाओं में से अगर भारी मात्रा में गणनाएं सही हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। एक आधा अगर कहते हैं एक आधा नो बॉल्स आते हैं तो थोड़ा सा डक भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके ओके ओके, कि मतलब हर बार तो ज़रूरी नहीं कि हर बॉल पे आप छक्का मारते हैं, हाँ, छक्का मार दे। और इसमें तुक्के जैसी भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 100 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालते हैं हम्म 2 साल की अवधि में, हम्म और 100 भविष्यवाणियों में से 5% का भी अगर एरर मार्जिन, क्योंकि ये रहेगा, हम्म, कैलकुलेशन हो रहा है तो एरर मार्जिन भी होगा, तो 95 भविष्यवाणियां सही जा रही हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। जी जी। पाँच पाँच बिल्कुल गलत हो सकती हैं। आप पिछली भविष्यवाणियों में से 2-3 भविष्यवाणियां बिल्कुल गलत हुई हैं, ऐसा ऐसा मैं बिल्कुल कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। तो आने वाले समय में आप खेल को लेकर प्रिडिक्शन करना हाँ चाहोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं आप इसमें। पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं, पीछे हटने वाली बात नहीं है, खेल है, और अगर आप गणना करते हैं तो बिल्कुल गणनाओं को लेकर के भविष्यफल, अगर आप चूंकि देखिए ज्योतिष का कार्य क्या है, ज्योतिष का कार्य है आने वाले भविष्य के बारे में हमें एक मिरर देखना, मिरर जी दिखाना, जी, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर वो मिरर देखने का मौका कैलकुलेशन से भगवान ने दिया है तो बिल्कुल कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सर इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा? आईपीएल के ऊपर अभी मैंने निकाला नहीं है प्रेडिक्शन। अच्छा। मैंने जैसे बताया कि 1 बाय 1 सभी प्लेयर्स का और सभी चीज़ों का मुझे डिटेल ले करके और मैं सारे कैलकुलेशन करूँगा। करने के बाद ज़रूर मैं आपके साथ बैठ करके और आईपीएल जी। के ऊपर भी प्रेडिक्शन करूँगा। इनफैक्ट आने वाले जो मैचेस हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उन चीज़ों के ऊपर भी प्रेडिक्शन करूँगा। आने वाले समय में बेशक आप पॉडकास्ट ना करो मेरे साथ, बट इस टॉपिक को रिलेटेड जो आईपीएल का है आप रील बनाओगे मेरे साथ कि ज़रूर, ज़रूर, कौन ज़रूर। जीतेगा हाँ, आईपीएल, ज़रूर। जिस दिन या मेरी किसके कैलकुलेशन चांसेस है, जिस 4 टीम दिन बताओगे आप मुझे। जिस दिन मेरे कैलकुलेशन जिस दिन तैयार हो जाएँगे, उस दिन ज़रूर मैं आपसे संपर्क करता हूँ। कब होगा वो? शीघ्र होगा, मैं लगा हूँ इसके ऊपर, थोड़ा समय दीजिए। करिए सर, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है जी। इंडिया की, उससे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेकिन मैं देखा लोगों जाए। को ये कहना चाहता हूँ कि भविष्यवाणियाँ देख करके पैसा-वैसा मत लगाइए। लोग यही करते हैं, हाँ लोग हाँ सट्टा हाँ खेलते हैं। हाँ, सट्टा गलत खेलना वो बहुत चीज। बहुत गलत है। अगले आने वाले 6 साल तक हम्म एक ऐसा समय चल रहा है, 2032 तक एक ऐसा समय चल रहा है, जिस समय में महाभारत के काल में द्रौपदी तक गवा दिए थे पांडव, सट्टा में, जुआ में। तो जुआ खेलने के लिए बहुत खराब समय है। अगर आप जुआ खेलते हैं, बर्बाद हो जाइएगा, रोड पे आ जाइएगा। जी रोड जी क्या, अपना बिल्कुल। घर तक गंवाना पड़ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी किस्मत आपको मारेगी, ऐसा मार खाने वाले हैं किस्मत से कि घर तक गवा देंगे आप अपना। ओके तो मतलब आप, जरूरी नहीं है कि सट्टे में घर हार जाएंगे, किस्मत मारेगी आपको। आपने सट्टा खेला, उधर इस किस्मत में आपने सट्टा खेला और उधर किस्मत ने मारना शुरू किया। जी जी जी। इतनी जबरदस्त मार पड़ेगी कि घर गवा देंगे अपना। ओके ओके, तो एंड करते हैं सर इस पॉडकास्ट का। बिल्कुल। या और कुछ भी आप बोलना चाहोगे एंड में? कुछ ऑडियंस को बोल ही दीजिए सर। ऑडियंस के लिए यही एक सलाह है कि जुए में अपना पैसा मत लगाइएगा, जुए से दूर रहिए, गलत आदतों से दूर रहिए और धर्म का सहारा लीजिए, भगवान की भक्ति करिए। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, रात के समय 11 बजे रात के बाद और 3 बजे रात से पहले अपने पसंद के भगवती का, जो भगवती का स्वरूप आपको पसंद हो, लक्ष्मी माता पसंद हो, सरस्वती माता पसंद हो, दुर्गा माता पसंद हो, काली जी पसंद हो, जो भी माता आपको पसंद है, जैसे बच्चा अपनी माँ के पास रात को सोने चला जाता है, ठीक उस भाव को रखते हुए रात के समय आधे घंटे का साधना का समय, माँ के साधना का समय निकालिए। जी क्योंकि बिल्कुल। माँ वो शक्ति है जो आपके जीवन में सब कुछ भर सकती है। जो भी आपने खोया है, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो माँ दे सकती है। माँ में इतनी करुणा है। आपने माँ का हाथ क्यों छोड़ दिया? माँ को पकड़िए, माँ को कहिए कि आप मेरे साथ चलिए। रात के समय ज़रूर इस साधना को पकड़िए। माँ उस समय बहुत जागृत अवस्था में रहते हैं। कहते हैं, रात्रि व्यक्दायति पुरुत्रादिवक्षिभिः विश्वा अधिसुरवदित ओवर्प्रा अमर्त्यानुवतो देव्युततः ज्योतिषा बाधिते तमः नीरु सुसार्मस्कृतोषसं देव्या यति अपेदु हासते तमः सानो अद्या यस्या नीते यामन विक्ष्महि वृक्षेण वसितं वयः निग्रामासो अवच्छितनि पदवन्तो निपक्षिणः निशेनाशीदर्थिनः याव्या वृक्यं वृकं यवै स्तेन मुर्मये अथानः सूत्रा भव उपमापेपि शतमः कृष्णं व्यक्तमस्थिता उशरिणेव यातया उपते गा इवाकरम वृनिष्व द्वितर्दिवः रात्रि स्तोमम न जिज्ञुषे। इसका जो पूर्ण भावार्थ अगर देखा जाए तो अदृश्य शक्ति के रूप में जो पौधों के अंदर, जो पत्तियों के अंदर में
रात में डिसाइड करती हैं कि ऑक्सीजन निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। पत्तियां समय के साथ पीली पड़ जाती हैं, शाखाओं से हट जाती है और कोई अदृश्य शक्ति रात भर में नई पत्ती को उगा देती है। आप सोए रहते हो, आप अनकॉन्शियस रहते हो, आपके स्वप्न चलते रहते हैं, आप एक अलग लोक में चले जाते हो। ये सब भगवती करवाती हैं। आपका हृदय काम कर रहा होता है, आपका पूरा शरीर सही से काम कर रहा होता है। अगले दिन आप बिल्कुल तरोताज़गी के साथ उठते हो, जैसे एक नया जीवन आपको मिला हो। ये माँ भगवती करवाती है। तो माँ भगवती हर रात आपको एक नया जीवन देती है। ये जो रात्रि है, ये रात्रि गर्भ के जैसी होती है। जैसे माँ का गर्भ होता है वैसे रात्रि होती है, और हर सुबह जन्म लेने के जैसा होता है। माँ के गर्भ में बच्चा सुप्त अवस्था में चला जाता है और अगले दिन सुबह जन्म लेता है। इसीलिए रात के समय आपको साधना करनी चाहिए माँ की। अगर आप माँ की साधना करेंगे रात के समय, तो आपको जीवन में हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि जो अच्छा भाग्य होता है वो गर्भ में ही लिखा जाता है। भाग्य की 5 चीज़ें, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। तो आपके जीवन की 5 बड़ी उपलब्धियां गर्भ में लिखी जाती हैं, यानी रात को लिखी जाती हैं। रात ये गर्भ है जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित करता है। यही रात्रि है, यही माता है, और माता अगले दिन फिर आपको जन्म देती हैं। हर दिन जन्म होता है, और इसीलिए रात को माँ की साधना आप करते हैं, यानी कि आपको ये पता है कि आप माँ के गर्भ में हैं, तो माँ का विशेष आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होता है। जी, तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। जय श्री राम एंड जय श्री राम एंड हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आप भी सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए। बिल्कुल, आप पॉडकास्ट हिट्स 07 के साथ जुड़े रहें और इनको सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, हम लोगों के साथ में वीडियोस खूब वायरल होते हैं। मेरा चेहरा तो आप जानते हैं, इनको भी पहचानिए, और अगर पब्लिक में दिख जाएं तो सेल्फी जरूर लीजिएगा क्योंकि अभी आने वाले समय में खूब चढ़ेंगे अभी ये भी। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। ये मेरी प्रेडिक्शन है क्या? आपके लिए है, बहुत बहुत ग्रो करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम। कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।